नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जब आप डायरेक्ट सेलिंग को सीखने के लिए YouTube पे जाते हैं तो एक चैनल पे आप निश्चित रूप से गए होंगे, अगर नहीं गए हैं तो आपको जाना चाहिए। उस चैनल का नाम है देवेंद्र शर्मा। 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक एजुकेशन, हर वो एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है वो आपको मिलेगी। चाहे लिस्ट कैसे बनाना है, इनविटेशन कैसे देना है, प्लान कैसे दिखाना है, क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं, फॉलोअप कैसे करना है, स्टार्ट, हर चीज़ वहाँ से बारीकी से मिलेगी। और पर्सनली मैंने बहुत सारे उनके वीडियो देखे हैं। सो आज हम सबका सौभाग्य है कि जिनको हम लोग यूट्यूब से देखते थे, आज भी यूट्यूब से ही देख रहे हैं, लेकिन मैं उनके सामने रूबरू बैठा हूँ। तो आइए हम सब लोग मिलके स्वागत करें। एक बहुत बड़े अचीवर, यूट्यूबर, ट्रेनर, बहुत सारी उपाधियां उनके साथ में जोड़ी जा सकती हैं। देवेंद्र शर्मा जी आज हमारे मेहमान हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छी एजुकेशन आपके पास में है सर। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स लोगों ने दिए हैं। कुछ मैं पढ़ना चाहता हूं पहले, प्लीज। रवीश चंद्रा ने लिखा है, ग्रेट लीडरशिप, रोल मॉडल, महागुरु। शैलेश पौद्यार ने लिखा है, थैंक यू सो मच सर, आपकी वीडियो से हमें बहुत सीखने को मिला है। जीवलाल गौतम लिखते हैं, एक्सीलेंट पर्सनैलिटी, वेलकम फ्रॉम नेपाल। बुद्धाराम लिखते हैं, लीजेंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और गोविंद के ने लिखा है, आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग गुरु, नॉलेज के बादशाह, आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सर। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर आपसे मिलके, बातचीत करके। बहुत ज़्यादा। बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होने वाली थी, लेकिन आप हिंदुस्तान में रहते ही नहीं हो। आई एम वेरी एक्साइटेड सर, आपके सामने बैठ के और सुरेंद्र वत्स जो चैनल है इस पर आके। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके सामने रूबरू बैठा हूँ, क्योंकि जितनी भी लगभग आपने इंटरव्यू डाले हैं, जिस भी किसी का भी इंटरव्यू हो, यदि वो सुरेंद्र वत्स के चैनल पे आ गया तो इसका मतलब मैं तो पक्का देखता ही देखता हूँ। तो मैं इस चैनल का एकदम फ़ैन हूँ। और जैसे बॉलीवुड में बहुत सारे लोग पिक्चर बनाते हैं इसलिए क्योंकि वो कॉमेडी विद कपिल पे आ जाएं, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते करते यार हम भी काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस चैनल पे आना चाहिए। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ सर जो आपके सामने बैठा हूँ, और आपके सामने बैठ के थोड़ा सा नर्वस भी फील कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि गुरु हैं और ये बताएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है मैं चाहता था ज़िंदगी में कि मैं नौकरी का इंटरव्यू दूँ, लेकिन भगवान ने ऐसा मौका नहीं दिया कि कभी नौकरी का इंटरव्यू दे पाऊँ। लेकिन डायरेक्ट आप ही के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू है। आज तक कभी किसी नौकरी के इंटरव्यू में नहीं गया, लेकिन सीधा आप ही के इंटरव्यू में आ गया। थैंक यू सर। मैं बहुत, जब मैं यहाँ बैठता हूँ ना देवेंद्र जी सीट पे, मैं बिल्कुल एकदम स्टूडेंट की भूमिका में रहता हूँ, और उसी भूमिका में हूँ मैं। मानता आज है सर आपके सामने बैठा हूँ। और आपने ना जो रियल कंटेंट आपने दिया है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, वो आपने एक प्रकार से सेवा की है इंडस्ट्री की। और जिन व्यूअर्स ने देवेंद्र शर्मा चैनल को नहीं देखा है, तो मेरी पर्सनल आपसे मैं क्या कहूँगा कि ये आपसे निर्देश तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन एक रिकमेंडेशन है, आप जरूर देखिए। आपको बहुत प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलने वाली है। देवेंद्र शर्मा जी बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं। सो आपकी ज़िंदगी का अब तक का सफ़र, आप सफ़र बताइए, सबक हम उससे ले लेंगे सर। सर मैं बिल्कुल एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, आगरा में। और मैं इसके लिए बोलता भी हूँ कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। और ब्राह्मण के बारे में ऐसे बोला भी जाता है, मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग में मैंने बोला है कि जब भी गरीब ढूंढना हो तो कोई भी स्टोरी राइटर ना ब्राह्मण ढूंढ के लेके आ जाएगा। सही है। और अमीर ढूंढना होगा तो साहूकार, बनिया, जमींदार, सेठ जी। लेकिन गरीब ढूंढना होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री में ब्राह्मण लाएगा नीचे। एक गरीब ब्राह्मण था। तो इन 18 सालों के सफर में ये एक गरीब ब्राह्मण का सफर एक रईस ब्राह्मण तक पहुंच गया। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल। नहीं, इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग जानना चाहते हैं। एक्चुअली मेरा अपना मानना है, शायद गांधी जी ने भी कहीं एक बार लिखा था, उनसे पूछा किसी ने कि हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी जीवनी को पढ़ लीजिए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आप
का आपकी एजुकेशन कहाँ हुई सर? जी सर, और please. स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग कैसे आपकी ज़िंदगी में आया और शुरुआती जो दिन थे आपके डायरेक्ट सेलिंग के वो किस प्रकार के रहे? जी सर, तो मैं थोड़ा सा अपना लाइफ बताता हूँ पहले अपनी। प्लीज़। हम लोग 5 भाई बहन हैं और 5 भाई बहनों में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे छोटा बेटा मैं हूँ, आखिरी बेटा मैं हूँ। और इन 5 भाई बहनों में सबसे ज़्यादा पढ़ने का मौका मेरे को ही मिला बस। ओके। 4 भाई बहन हमारे पढ़ नहीं पाए और मेरे नाम पे 3 रिकॉर्ड हैं। नंबर 1 पूरे खानदान में पहला हाई स्कूल पास करने वाला, जो कि मैंने फर्स्ट डिवीजन पास की। फिर नंबर 2 कि 10,000 रुपये कभी किसी ने इकट्ठे नहीं कमाए महीने के, वो मैंने रिकॉर्ड तोड़ा। और नंबर 3 कि बैंक में खाता मेरे से पहले कभी किसी का खोला ही नहीं गया। अरे वाह। पूरे खानदान में। तो एक ऐसा बैकग्राउंड था। और बचपन से माँ ने हमको एक ऐसे गांव में, जो कि मतलब जहाँ पर धनाढ्य परिवार रहते थे, हमारे ही ब्राह्मणों का एक पूरा गांव है आगरा में, तो उस गांव में हमारी माँ ने ये संभाल के हमको पाला, समझा के पाला कि दूसरे बच्चों की गलत सोबत से बच के रहना, क्योंकि दूसरे बच्चों की गलत सोबत में मैं ना चला जाऊं, इसलिए उन्होंने हमेशा ये परवरिश दी कि उन बच्चों के साथ नहीं खेलना, उन बच्चों के साथ क्यों गए, उन बच्चों के साथ दिखने नहीं चाहिए। तो पूरा दिमाग पढ़ने में रहा और हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन पास किया, इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन, बीकॉम फर्स्ट डिवीजन, एमकॉम किया और चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल में छोड़ा सर। तो इस तरीके से एजुकेशन रही। लेकिन 9 साल 10 साल की उम्र में ये एहसास हो गया था कि परिवार बहुत गरीब है। और इस परिवार के लिए जो भी कुछ करना है वो एक्चुअली मेरी जिम्मेदारी बनती है। मुझे ये प्राउड है कि छोटी उम्र में बोलते हैं कि गरीब बच्चों का ना बचपन नहीं होता एक्चुअली, और गरीबों के बच्चे बचपन में ही जवान हो जाते हैं। वेरी ट्रू। तो वो मेरे साथ हुआ और 10 साल की उम्र में ये एहसास हो गया कि इस परिवार के लिए जो कुछ भी करना है वो मेरे को करना होगा, क्योंकि पढ़ाई मेरे पास ज्यादा है और मैं चाहता था कि एक सरकारी नौकरी लगे। माँ मेरी हमेशा सुबह शाम मेरे को बोलती थी कि हमारी जिंदगी तो तब बदलेगी जब तू 10-20 हजार की सरकारी नौकरी करेगा। लेकिन वो सरकारी नौकरी के ख्वाब देख देख के पढ़ाई की। लेकिन जब मैं नौकरी के लिए थोड़ा सा फॉर्म वगैरह भरने लगा, तब रियलाइज हुआ कि एक गलती और हो रखी है बचपन से, जनरल कैटेगरी में पैदा होना, ब्राह्मण परिवार में पैदा होना। तो 2-3 बार मैंने प्रयास किए, सरकारी नौकरी लगी नहीं और परिवार के हालात इस तरीके के नहीं थे कि मैं बहुत ज्यादा इंतजार कर सकता था। तो 19 साल की उम्र में मैंने एक कोचिंग चलाई हमारे यहाँ आगरा में ही, स्टार स्टडी सर्कल के नाम से। अच्छा। और मैं बीकॉम एमकॉम के बच्चों को पढ़ाता था और बीकॉम एमकॉम के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते 3 साल मेरे निकल गए। इसी बीच में घर वालों की रिकमेंडेशन, परिवार का दबाव, माँ का बूढ़ा होना और उनसे घर के कामकाज ना हो पाने की वजह से 10 फरवरी 2003 में मेरी शादी कर दी गई। अच्छा। किस उम्र में? 22 साल की उम्र। 22 साल की उम्र। अच्छा। आज मेरा बेटा भी 18 साल का है। तो 22 साल की उम्र में शादी हो गई और शादी होने के बाद 7 महीने जो थे, 7 महीने बाद ये बिजनेस मिला, देखने का मौका मिला। उन 7 महीनों में लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ उठाई। अच्छा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि कोचिंग की कमाई कैसे होती है मैं आपको बता दूं कि कभी कोई 200 रुपया देगा, कभी कोई 150 रुपया देगा, कभी कोई 300 रुपया देगा। अगर किसी दिन गलती से 4 बच्चों की फीस आ गई तो उस दिन तो हमसे ज्यादा पैसा वाला कोई होता ही नहीं था उस टाइम। तो और हम लोग बोलते थे बच्चों को, उनकी ठोड़ी में हाथ डालते थे, बेटा अपने पापा को बोलना 10 दिन ऊपर हो गए हैं, आपकी फीस आनी है। तो बच्चा इतनी जल्दी बोलता नहीं था घर जाके, वो बोलता था 10 दिन बाद, और फिर उसके पिताजी सोचेंगे और 10 दिन बाद, और वो फीस आएगी हमारे पास और 10 दिन बाद। तो ये हालातों से मैं एक्चुअली तंग आ गया था और मैं कुछ ढूंढ रहा था कि भगवान कुछ ऐसा मौका दे जिसमें कि पैसे ना लगाने पड़ते हो, दम कितनी भी लगानी पड़ती हो, मेहनत कितनी भी करनी पड़ती हो, जान कितनी लगानी पड़े, भागना कितना पड़े, पसीना कितना बहाना पड़े, काम कुछ भी करना पड़े। और आई वॉज वेरी टैलेंटेड कि मैं पढ़ाई में मैं सोचता था आसपास के इलाकों में जितने लोग कोचिंग पढ़ाते थे उनकी कोचिंगों को भी मैंने बंद करवा दिया था। अच्छा। इस तरीके से मैं पढ़ाता था। और मैं जब एमकॉम बीकॉम के क्वेश्चन आंसर निकालता था तो मैं मतलब क्या है ना, कॉपी किताब बंद करके उसको भेज देता था कि ले जा, अगर आंसर ना मिले
तो कल से ये शटर बंद कर दूंगा। इस तरीके का मेरा कॉन्फिडेंस रहता था। तो आई वॉज वेरी ब्रिलियंट। मुझे लगता था कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ। और 28 सितंबर 2003 संडे के दिन मेरी किस्मत जागी और मुझे मौका मिला नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दाखिल होने का। और मैंने उस दिन कुछ नहीं सोचा, बस मुझे बैठे बैठे ये लग गया था कि ये प्लान मेरे लिए है। और बस मैंने अपनी बिलीव के लिए ये पूछा था कि यार ये ऐसे जो बता रहे हो, क्या इससे वास्तव में पैसे आते हैं? तो मेरे एक सीनियर ने मुझे पासबुक दिखाई, अच्छा, बैंक की पासबुक दिखाई, SBI बैंक की, और उसमें खाते में पैसे आ रहे थे। मैंने कहा फिर मेरा फॉर्म भरो भाई। अभी मैंने कहा ये काम मैं करूंगा किसी भी कीमत पे। और तब से लेके अब तक लगातार कर रहा हूँ। मेरी पूरे इन 18.5 सालों के पीरियड में कोई भी 3 दिन ऐसे नहीं है जब मैंने इस बिजनेस से छुट्टी ली हो। अच्छा, क्या बात है। या ये काम ना किया हो, या मैं मायूस हुआ हूँ, या मैं घर जाके बैठा हूँ, या मैंने कोई बहाना बनाया है। और मुझे गर्व है इस बात को, मेरे सीनियर भी देखेंगे ये वीडियो, कि कभी भी मेरे सीनियर्स ने आज तक मेरे को ये कह के मोटिवेट नहीं किया कि बेटा तू काम क्यों नहीं करता यार। कभी कभी मेरे सीनियर्स ने ये कहा इतना क्यों करता है, थोड़ा आराम आराम से किया कर। Wonderful. That's तो इस तरीके की मेरी जर्नी रही है। आपका देखिए, आज आप एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है देवेंद्र जी, लग्जरी लाइफ आप जी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग जो फेज था आपका, पहले 6 महीने कुछ याद है क्या हुआ था? पहले 3 साल बहुत बुरे थे इस बिजनेस के, क्योंकि उस टाइम हम ये सब नहीं समझते थे कि हमको कोचिंग कितनी जल्दी बंद करनी चाहिए, या कोई घर में रिसोर्स होना चाहिए कि नहीं। मैं इस माध्यम से व्यूअर्स को बताना भी चाहता हूँ कि इस बिजनेस में कभी भी अपने हालात देखने के बाद डिसीजन लीजिए आप। कई लोग इस बिजनेस में बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं होते और बहुत जल्दी इसको फुल टाइम करना चालू कर देते हैं, और इसी बिजनेस के बोझ के कारण वो फिर बाद में बैठ जाते हैं। वेरी ट्रू। तो इतना बोझ भी ना ले लो शुरुआत में कि इसकी वजह से ही आपको बैठना पड़ जाए। तो हमने शुरुआत में एक बहुत अच्छी गलती की, जो अच्छी भी थी और बाद में तकलीफ का कारण भी बनी, कि हमने इस बिजनेस को देखने के बाद मैंने 3 महीने के अंदर ही मेरे कोचिंग बंद कर दी। अच्छा। और जब मैंने कोचिंग बंद की तो जो 7-8-10 हजार रुपए मेरे को आते थे कोचिंग से, वो आने बंद हो गए। और घर की कोई भी कमाई का मेरे अलावा चवन्नी भी कहीं से आती नहीं थी घर में। तो वो जो 3 साल थे, उन 3 सालों में मैं काफी बार ऐसा भी मौका मिला, ऐसा भी हुआ मेरे साथ। मैं जरूर बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि लोग मतलब मोटिवेट हों इस बात से। और मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं अपने हालात बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हो तो आप इसमें ढांढस बना पाओ। तो कई बार ऐसा हुआ मेरे घर में कि मैं 5 किलो आटा काली पॉलिथीन में लेके आया अपनी बाइक पे। अच्छा। और हमारा परिवार इतना बड़ा था कि वो 5 किलो आटा 2 टाइम चलता था, फिर तीसरी बार अलग से लाना पड़ता था। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि काफी लोग इस स्थिति में आने के बाद टूट के ये करते हैं कि वो कुछ और करने लगते हैं। तो यदि आप ऐसी स्थिति में फंसे हो, तो मैंने क्या सोचा, जो मैं मेरी खुद की राय थी, मैंने सोचा कि मैं यदि 10,000 रुपए परिवार चलाने के लिए कोई और काम करके कमाऊंगा तो मैं अपने इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाऊंगा। और यदि इस बिजनेस को बड़ा करके 10,000 रुपए कमा लूं तो ये बिजनेस मेरा बाद में मेरे को 10,000 से और बहुत ज्यादा दे सकता है। तो मैंने अपना पूरा वक्त इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए लगाया। थोड़ा सा टाइम लगा, 2-3 साल लगे मेरे को स्ट्रगल में। और वो 3 साल के बाद जब मेरे फिर लगातार चेक आने चालू हुए, तब से आज तक कभी बंद नहीं हुए। दैट्स ग्रेट। तो आपकी कहानी से हम लोग ये सबक ले सकते हैं, और जो आपने पर्टिकुलर हाईलाइट भी किया इस मैसेज को, कि हमारी जो कंडीशन क्या है उसको देख के हम लोग डिसाइड करें। और इसलिए ये कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग में कि कोई भी डिसीजन अपने मन से मत करो, प्रॉपर अपलाइन से काउंसलिंग करो। और वो अगर कहते हैं कि आपको फुल टाइम करना चाहिए तो करो, और वो कहते हैं कि रुकना चाहिए तो फिर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जी सर। वंडरफुल सर, बहुत अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी देवेंद्र सर। व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, मैंने काट छाट की है उनमें, तो एक एक करके लेता हूँ, फास्ट लेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है पवन गौरी का, डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग की भूमिका क्या है, और ट्रेनिंग में मोटिवेशन के अलावा क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हर डायरेक्ट सेलर इस इंडस्ट्री के प्रति एजुकेट तरीके से काम कर सके। पवन जी का, पवन गौरी जी।
पवन गौरी जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और भी व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये बिजनेस एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सीखो, सिखाओ और कमाओ। वाह। सीखो, सिखाओ और कमाओ। तो एक्चुअली सीखो इसका फर्स्ट स्टेप है। तो ट्रेनिंग की भूमिका इस बिजनेस में बहुत ज्यादा है। और हमारे यहाँ तो एक डायलॉग है, मैं तो खास बोलता हूँ स्टेज से हमेशा कि नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। अगर कोई ट्रेनिंग नहीं है, यदि आप ट्रेनिंग में नहीं आते और लगातार आप ट्रेनिंग में एसोसिएटेड नहीं हो, तो फिर सक्सेस भूल जाओ, आपको इस बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलेगी। राइट। तो नो ट्रेनिंग नो सक्सेस मैं हमेशा बोलता हूँ। और मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग की भूमिका के लिए यदि हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें कि आपको खास ट्रेनिंग लेनी पड़ती हो। दुनिया का कोई भी छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा क्षेत्र जो है, उसमें हर जगह हमको ट्रेनिंग लेनी होती है। मैं एक एग्जांपल इसके लिए देता हूं हमेशा। यदि एक हेयर ड्रेसर की दुकान पे हमारा कोई भी बंदा जाके थोड़ा सा काम सीखना चाहे, इवन उसको 20 रुपए में सेब बनती है वो बनाना सीखना हो, तो मेरे को ऐसा लगता है उसको 6-8 महीने तक उस तरह नहीं पकड़ने दिया जाएगा। पहले उससे जमीन के बाल साफ करवाए जाएंगे पड़े हुए, फिर उससे धीरे धीरे उसको और ऊपर लाया जाएगा, जब उसको उस तरह पकड़ाया जाएगा। क्योंकि पहले दिन यदि उस तरह पकड़ा दिया जाए तो हो सकता है वो किसी का गाल या गर्दन काट दे, क्योंकि उसके पास ट्रेनिंग नहीं है। सेम वे में यदि कोई गर्ल जाए और वो ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती हो, तो क्या पहले दिन उसको आईब्रो बनाने दी जाएगी किसी लड़की की या औरत की? और शाम को हो सकता है वो औरत या लड़की जा रही हो पार्टी में और इस लड़की ने आधी आईब्रो उड़ा दी उसकी। तो ट्रेनिंग का पार्ट एक्चुअली दुनिया के हर क्षेत्र में है, किसी भी काम में है। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ही ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इवन हम बोले कि सोल्जर्स को जब हम भेजते हैं बॉर्डर पे, तब वो फुल ट्रेंड होते हैं, तभी उनको बॉर्डर पे भेजा जाता है। विदाउट ट्रेनिंग उनको भी नहीं भेजा जाता। कैसा हो कि यदि हम लेटे हैं ऑपरेशन थिएटर में और आपस में डॉक्टर आके बात कर रहा है कि यार आज मेरा पहला ऑपरेशन है, और कैसा हो कि आप फ्लाइट में बैठे हो और कैप्टन बोल रहा है वहां से कि गुड इवनिंग साथियों, आज मेरी पहली फ्लाइट है। तो ये ट्रेनिंग एक्चुअली ना हमारे ही क्षेत्र में नहीं, दुनिया के हर क्षेत्र में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारे यहाँ भी बहुत जरूरी है। तो ट्रेनिंग में जरूर पार्टिसिपेट करिए, जरूर जाइए। ट्रेनिंग इस बिजनेस का एक अभिन्न हिस्सा है, उसको जरूर लीजिए। और एक और क्वेश्चन था इनका ट्रेनिंग के साथ, इनका ये है कि मोटिवेशन के अलावा ट्रेनिंग में और क्या होना चाहिए? हाँ, मोटिवेशन के अलावा ट्रेनिंग में क्या होना चाहिए, इसके लिए मैंने बहुत पहले एक अपना डीवीडी लॉन्च की थी जिसका नाम था क्या, क्यों और कैसे। 3 ही W हैं इस बिजनेस में जो हमको जीवन भर बहुत ही ढंग से सीखने पड़ते हैं। नंबर 1, ये बिजनेस क्या है। नंबर 2, हमको करना क्यों है। और नंबर 3, करना कैसे है। और यदि इसका मैं परसेंटेज बताऊं तो 5% है कि ये बिजनेस क्या है, और 80% है कि ये बिजनेस मेरे को करना क्यों है, और 15% है कि ये बिजनेस करना कैसे है, इसकी टेक्निक से। वंडरफुल। तो यदि ये 3 W का हम लोग ध्यान रखें और इसी बेस्ड पर हम लोग बार बार लोगों को ट्रेंड करें, सिखाएं और समझाएं। और सीखने के ऊपर साइकोलॉजी ये बोलती है कि यदि कोई सीखना चाहे तो सीखने के बाद करने के लिए उसको 60 बार किसी बात को सुनना पड़ता है, तब वो एक्शन में कन्वर्ट होता है। इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि वीकली ट्रेनिंग में आइए, हमेशा जब भी ट्रेनिंग होती है उसमें आइए। कई लोग 2-3-4 बार ट्रेनिंग लेने के बाद, आजकल के जो सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे नए बच्चे हैं, वो बोलते हैं मेरे को आता तो है। बात आने की नहीं है, बात है आपके जहन में जाके उसको आपके एक्शन में लाने की। और साइकोलॉजी बोलती है 60 बार यदि आप किसी बात को लगातार सुनते हैं तब वो आपके एक्शन में आ पाती है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सर। वंडरफुल सर। अगला प्रश्न ले रहा हूं, और ये प्रश्न है अनूप रामौला का। How to face the rejection of own relatives because they often ask about our dream, like have you bought your car, where is your check, etc. तो कैसे ऐसे माहौल में जो उसको बरकरार रखें सर? रिजेक्शन एक्चुअली ना हर बड़े काम में आते हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। और खास करके रमोला जी ने बोला कि रिलेटिव्स के रिजेक्शन है,
एक्चुअली मैं एक बात जरूर बताता हूँ, वो ध्यान से आप सुनिए रमोला जी और सारे व्यूअर्स, कि हमारी ये जो मुट्ठी है ना, इसमें 5 ही जो लोग हैं जिनकी हमको चिंता करनी है। नंबर 1 भगवान, राइट। नंबर 2 हमारे माँ बाप, नंबर 3 पत्नी और बच्चे, नंबर 4 पर है यदि आपका अच्छा दोस्त है कोई 1-2, और आपके भाई बहन। यदि भाई बहन नहीं है तो दोस्त, दोस्त है तो भाई बहन, और दोनों हैं तो आप बहुत ही ज्यादा मतलब लकी हैं, शुक्रगुजार हैं भगवान के लिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में ही ये मुट्ठी पूरी होती है। और 5वां है आपका अपलायन। ये नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा ना पूरी नहीं होती, यानी रिलेटिव्स तो इस बीच में आते ही नहीं एक्चुअली। तो जो हमारे खास चीजों में आते ही नहीं, शामिल ही नहीं होते, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, काफी सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि रिलेटिव, संबंधी, एक्चुअली संबंधी शब्द जो है वो है ही इसलिए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो, और आप कुछ करने वाले बन रहे हो, इसीलिए तो आपको वहां पहुंचना है, इसीलिए तो लोग बोल रहे हैं। और बोलते भी हैं कि यदि लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं तो हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। That's good. तो आप चलते रहिए, कोई भी परेशानी नहीं है, और चिंता मत करिए, इन 5 लोगों की चिंता करिए। और मैं एक लाइन और जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ये मत सोचिए कि बाहर वाला क्या बोल रहा है, आप ये सोचिए कि 5 साल बाद अंदर वाले क्या बोलेंगे। अंदर वाले सही बोलने चाहिए, बाहर वालों की चिंता मत करिए। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न ले रहा हूं सर नंदर कुमार चंचल का। आपसे हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, खासकर फॉलो अप करना। मैं पहली बार आपके वीडियो देखकर ही सीख पाया था, और वो अल्टीमेट तरीका है, फील फेल फाउंड, कृपा इनविटेशन समय के हिसाब से कोई तरीका बताएं। तो इन 2 पे बात करते हैं सर हम लोग जी। एक तो पहले हम बात करते हैं इनविटेशन। आज के समय थोड़ी परिस्थितियां शायद बदल गई हैं, सोशल मीडिया आ गया है, तो अगर मैं मानता हूं कि मेरी लिस्ट बहुत बड़ी है, मैंने नाम लिख लिए हैं, अब मैंने किसी को इनवाइट करना है और प्रेजेंटेशन के लिए, तो किस प्रकार से अप्रोच की जाए? सर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और काफ़ी लोग इस बारे में पूछते हैं बार बार कि सोशल मीडिया के ज़माने में कैसे करें, सोशल मीडिया के ज़माने में कैसे करें। एक्चुअली जब सोशल मीडिया नहीं था तब हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन था, और मोबाइल फ़ोन के थ्रू हम लोगों को अप्रोच करते थे। और मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ कि कुछ काम ऐसे हैं जो कि कभी मोबाइल फ़ोन पे या इंटरनेट पे नहीं किए जा सकते, जैसे बाल कटवाना, हमें अपने डेंटिस्ट के पास जाके दांत उखड़वाना, या दांत में कोई प्रॉब्लम है तो सही कराना। इसी तरीके से इनविटेशन एक ऐसी चीज है, इनविटेशन खास करके हिंदुस्तानी कल्चर में एक सम्मान का सूचक है। राइट। पहले हम लोग अपने सगे संबंधियों को, शादी जब होती थी, कोई घर में उत्सव होता था, तो हम लोग उनको इनवाइट करने के लिए कार्ड लेके जाते थे, पर्सनली जाते थे। और जब कार्ड नहीं होता था, और पुराने जमाने में जाएं तो हम उनके घर जाते थे, और घर जाके स्पेशली उनको सम्मानित तरीके से बोल के बुला के लाते थे। अपनी बहन बेटियों को और लोगों को ना लेने जाने होता था। लेकिन आजकल के जमाने में इतना फास्ट फूड हो गया है, सब कुछ फास्ट तरीके से हो रहा है कि अब कार्ड भी व्हाट्सएप पे बनने लगे, इनवाइट भी लोग व्हाट्सएप पे करने लगे। तो ये सब कुछ जो है, अगर हम सोशल मीडिया के हिसाब से ही देखेंगे तो एक्चुअली होगा नहीं। लेकिन मैं सहमत हूं इस बात के लिए कि आप अप्रोच कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन फिजिकली आपको जाके इनवाइट करना, प्रॉपर वे में थोड़ा उनके साथ बैठना, क्या किस वजह से आपकी कंसर्न क्या है, किस वजह से आप आए हैं, क्या कारण है, उस वजह से उनको बुला के लाना, मेरे को लगता है ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई आ सकता है। और ये फॉर्मेलिटी है, आजकल तो बोला जाता है 3 दिन पहले व्हाट्सअप कर दिया जाता है कि हमारे यहाँ शादी है, आप आ जाना। अब आप देखो कि 3 दिन में उसकी पैकिंग होगी नहीं, उसका रिजर्वेशन होगा नहीं, उसको एक्चुअली आप बुलाना ही नहीं चाहते थे, आपने तो सिर्फ उसको व्हाट्सअप कर दिया क्योंकि आपकी लिस्ट कम थी, 50 लोगों को बुलाना था, और 200 लोगों को व्हाट्सअप किया, और जो बाद वाली लिस्ट थी उसको व्हाट्सअप तभी किया क्योंकि उनको बुलाना ही नहीं था, एक्चुअली उनके आने का समय ही नहीं दिया। सही समय अगर क्या होता था, पहले महीना सवा महीना पहले अपनी बहन या बेटी को बुलाने जाना होता था जब आपके घर में कोई कार्यक्रम होता था। तो इनविटेशन एक खास करके हिंदुस्तानी परिवेश में
एक सम्मान का सूचक है। इनवाइट करना एक कलाकारी है, एक अदा है। और इनवाइट करने में आधा काम तो आपका फिजिकल मिलने से ही हो जाता है। तो आप फिजिकल मिलिए, आज के समय को मत सोचिए, थोड़ा सा जाइए। ये संबंध बनाने का बिजनेस है, रिलेशन नेटवर्क मार्केटिंग है, ये रेफरल मार्केटिंग है। एक्चुअली ये अगर सिर्फ ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता तो फिर नहीं हो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। और अगर आप ये कॉपी कर रहे हैं कि विदेशों में कैसे हो रहा है, तो मैं करीब 22-25 कंट्रियों में जा चुका। मैंने तो हिंदुस्तान की तरह एटीएम पे कहीं भी गार्ड नहीं देखा विदेश में। हिंदुस्तान में एटीएम में गार्ड क्यों होता है? हिंदुस्तान में कुछ अलग है ना, इसलिए एटीएम में गार्ड होता है। बाहर तो कहीं गार्ड नहीं होता। किसी भी, आज तक मैंने किसी एटीएम में गार्ड नहीं देखा। आजकल तो एटीएम ही नहीं होते। अभी हिंदुस्तान में तो हैं, लेकिन यहाँ गार्ड के साथ हैं, क्योंकि हमें डर है कि कहीं एटीएम में आके कुछ उपद्रव ना हो, जिसके लिए हमको गार्ड रखने पड़ते हैं। तो हमको अपना देश देखना होगा, इस देश की भावनाएं देखनी होंगी, देश का कल्चर देखना होगा किस तरीके का है, और उसी अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ेगा। तो आप अप्रोच करिए सोशल मीडिया के थ्रू, बढ़िया है, लेकिन आप फिजिकल इनवाइट करेंगे तो मेरे को लगता है ज्यादा ला पाएंगे। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सर। इनविटेशन मान लेते हमने कर लिया सर, फिजिकल हमने उसको इनवाइट किया, मीटिंग में बुला लिया, प्रेजेंटेशन हो गया। प्रेजेंटेशन के बाद में बारी आती है फॉलोअप की। तो फॉलोअप का सही तरीका क्या है? फॉलोअप मैं जरूर बताना चाहूँगा सर कि फॉलोअप के जिस वीडियो की सर बात कर रहे थे, ये फॉलोअप का वीडियो एक्चुअली लगभग 2 मिलियन होने वाला है। 20 लाख बार देखा जा चुका है एक ही वीडियो मेरे चैनल पे। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा था करीब 17 लाख उसका नंबर आ रहा था। अभी और भी कुछ बढ़ गए होंगे। तो ये जो फॉलोअप का तरीका है, अगर आप बार बार सुनना चाहते हैं तो वहां से जाके सुन सकते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि फील फेल फाउंड, एक F3 हम लोग फार्मूला बताते हैं। राइट। कि सबसे पहले जब भी आप किसी को समझाने बैठे हैं, इवन फॉलोअप ही नहीं, घर में भी अपने बच्चे को समझा रहे हैं या अपनी पत्नी को समझा रहे हैं या किसी को भी समझा रहे हैं, तो ये फार्मूला बड़ा काम का है कि आप सबसे पहले समझाने से पहले सबसे पहले उसको ये बोलिए, फील करिए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके मुंह पर, ये क्वेश्चन आपके मुंह पे चिपका रहना चाहिए। यदि उसने बोला मेरे पास समय नहीं है, आप बोलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसने बोला मेरे पास वक्त नहीं है, आप बोलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा बात है जिससे कि वो ये रियलाइज करता है कि यार बंदा मेरी बात को कुछ अहमियत दे रहा है या मेरी बात को कुछ वजन दे रहा है, समझ रहा है मेरी बात को। फेल्ट का मतलब है, फिर उनको बताइए कि सर मैं भी आप ही की तरह सोचता था जब तक कि मेरे को ये पता नहीं था। और फिर फाउंड करिए, तीसरी बात पे पहुंचिए कि जब तक कि मेरे को ये पता नहीं था कि ऐसा ऐसा होता है, तब तक भी मैं ऐसे सोचता था। तो सबसे पहले फील, फिर फेल्ट कि मैं ऐसे सोचता था, और फिर फाउंड कि सर मैंने तब जाना कि तब बात ये नहीं है, एक्चुअली बात ऐसे है। यदि आप इस तरीके से समझाते हैं, ये अप्रोच होती है, F3 फार्मूले के अकॉर्डिंग अप्रोच होती है, तो हर क्वेश्चन का अच्छे तरीके से उनको आंसर दिया जा सकता है। तो फील फेल फाउंड बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अगला प्रश्न ले रहा हूं सर मैं, वो है प्रमोद कुमार जी का। जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में छोटे लेवल पर कंपनी बदलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन टॉप लेवल पर जो लोग पहुंचकर कंपनी बदलते हैं उससे टीम में गलत प्रभाव पड़ता है। क्या उसके ऊपर कोई लॉ बनना चाहिए, और अपनी टीम को ऐसे लोगों से कैसे बचाएं? आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा सर? काफ़ी लोग जाते हैं सर। मैं ज़रूर इनके क्वेश्चन की मतलब तारीफ करना चाहता हूँ कि अच्छी बात है और आजकल बहुत देखी जा रही है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ इनको कि ये जो क्वेश्चन है आपका वो वाजिब है, बहुत ही अच्छा है। राइट। और भगवान करे कि इस पे लॉ बने। लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो खुद की मर्जी का काम है एक्चुअली, इसमें हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन बड़े लेवल पर कोई ना जाए या छोटे लेवल पर कोई ना जाए, उसके पीछे मेरे को सिर्फ एक छोटी सी भावना लगती है कि जल्दी से सफल होने की चाह आदमी को इधर से उधर कूद लगवाती है एक्चुअली। राइट। मेरे को इस बारे में ऐसा भी लगता है कि एक बहुत ही अच्छी बात है, मैंने पढ़ी थी सी यू एट द टॉप, जिग जिगलर की एक किताब है। और वो जिग जिगलर साहब बोलते हैं एक जगह पर, बहुत ही अच्छी बात है जो मेरे जहन में गई हुई है। वो बोलते हैं कि यदि पति और पत्नी अपने बच्चों के लिए
सबसे अच्छा यदि कुछ करना चाहें हम्म, तो वो क्या कर सकते हैं? तो जिग जिगलर साहब बताते हैं कि वो ये कर सकते हैं कि पत्नी पति को प्रेम करे हम्म, और पति पत्नी को प्रेम करे। हम्म, क्यों करे? क्योंकि इस प्रेम के कारण उनमें डिवोर्स ना हो और जिससे बाद में बच्चे सफर ना करें। तो ये जो भावना है हमारे बिजनेस में, कंपनी और एक बड़े लीडर या छोटा लीडर जो भी आप समझ रहे हैं, उन दोनों के बीच का एक सामंजस्य है। ये किस तरीके से है? पति पत्नी की तरह है, मेरे को ऐसे लगता है। हम लोग ऐसे कंपनी को पत्नी नहीं बोल रहे, एक संज्ञा दे रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं। तो मैंने तो ऐसे समझा है, पिछले 18.5 साल से मैं एक कंपनी में हूं, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में डिवोर्स नहीं होते, आजकल थोड़े बहुत होते हैं। और हम लोग उस कल्चर से हैं जब हमारे दादा ने, पिताजी ने 60 साल अपनी शादी चलाई, तो हम लोग बहुत ही मतलब मजबूत नींव से निकल के आए हैं। तो 18.5 साल से मैं एक कंपनी के साथ लगातार काम कर रहा हूं, यही मेरा प्राउड है, यही गर्व है। और मैं ऐसे मानता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि पति पत्नी का संबंध है ये। जब तक पत्नी है तब तक शादी है, जब तक पति है तब तक शादी है, और ये टूटेगी तभी जब इनमें से कोई एक नहीं रहेगा। यदि आपकी कंपनी किसी कारण रही नहीं है तो आप फिर कहीं भी जा सकते हैं, यदि दूसरी शादी अलाउड है आपको। राइट। लेकिन यदि आपकी कंपनी है और कुछ लोग अभी भी वहां पर सफल हो रहे हैं और काम कर रहे हैं, और फिर भी आप लालच के कारण यदि कहीं और जा रहे हैं, इसका मतलब आप जिग जिगलर साहब की बात को मान नहीं रहे। आपके बच्चे परेशान होंगे, यानी टीम परेशान होगी। क्योंकि जिग जिगलर ने बोला है कि बच्चे के लिए यदि पति पत्नी कुछ करना चाहें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी पत्नी को प्रेम करे और पति अपनी पत्नी को प्रेम करे और पत्नी अपने पति को प्रेम करे, संभाले उसको, क्योंकि बच्चों का बुरा ना हो। तो इसलिए हमको टीम का सोचना चाहिए। दैट्स ग्रेट। और डायरेक्ट सेलिंग तो सर ये पेशेंस का ही बिजनेस है। अगर कंपनी सही है तो फिर रिजल्ट अगर नहीं भी है अच्छे तो पेशेंस के साथ में काम। दूसरा मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि ये कूद लगाने का बिजनेस नहीं है एक्चुअली, ये बहुत बड़ी टीम और एक बहुत ह्यूज नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। और यदि आप में कलाकारी है तो आप टीम यहीं बना लेंगे जहां पर हैं, और यदि आपके अंदर ये कलाकारी ही नहीं है तो आप कितनी भी कूद लगा लीजिए, आप टीम वहां भी नहीं बना पाएंगे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूं शक्ति सिंह जी का। ये बोलते हैं देवेंद्र सर, आपको डायरेक्ट सेलिंग का कौटिल्य कहा जाता है। थैंक यू सर। वह आपको कुल गुरु माना जाता है डायरेक्ट सेलिंग का। आप एक लग्जरी लाइफ जीते हैं, बहुत सारी लग्जरी कारें आपके पास में हैं, लेकिन एक डायरेक्ट सेलर का सपना होता है कि वो भी एक कार खरीदे। तो किस प्रकार वो इस मुकाम पे पहुंच सकता है? बहुत ही अच्छी बात है, और सपने जरूर होने चाहिए, क्योंकि बिना सपने के आदमी जानवर के समान जिंदगी जीता है। सपने होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं इनको जरूर ये बताना चाहूँगा कि सपने लॉन्ग टर्म, एक्चुअली लग्जरी कार जो है वो लॉन्ग टर्म ड्रीम है। और ड्रीम्स को हम लोग जो डिफाइन करते हैं या गोल्स को डिफाइन करते हैं वो 3 तरीके से करते हैं, SML, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। राइट। तो लग्जरी कार या घर बनाना एक लॉन्ग टर्म ड्रीम है। तो यदि आप पहले शॉर्ट टर्म ड्रीम और मीडियम टर्म के ड्रीम या गोल आप पहले पूरे कर लेते हैं, देन आप लॉन्ग टर्म ड्रीम पे जाइए, यानी लग्जरी कार पे जाइए। शुरुआत में इस बिजनेस में आने के बाद यदि आप सोचते हैं कि मैं 6 महीने में, 8 महीने में या 1 ही साल में इस बिजनेस में लग्जरी कार तक पहुंच जाऊंगा, तो ये एक्चुअली आपका लालच है, प्रॉपर वे नहीं है। ये आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करेगा, प्रॉपर वे नहीं है एक्चुअली ये। मैं अगर अपनी बात बोलूं, मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं, तो मैंने पहले अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदा। किस लिए? क्योंकि मेरे को कार खड़ी करनी थी, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे नहीं रहता था जहां पे कार अंदर जा पाए। फिर कार खड़ी करने के लिए फिर मैंने कार खरीदी, लोगन ली और होंडा सिटी ली, और मैं अपने जीवन में इस बिजनेस को करने के 11वें साल में जाके पहली लग्जरी कार खरीद पाया। तो यदि आप में 5 या 10 साल रुकने का पेशेंस है इस बिजनेस में, और आप शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म सारे ड्रीम्स पूरे करके आए हो, देन आप लॉन्ग टर्म ड्रीम पे जाइए, और भगवान करे आप लॉन्ग टर्म ड्रीम पे जाएं और 10-10 लग्जरी कारें खरीदें इस बिजनेस। दैट्स ग्रेट। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं देवेंद्र सर। प्लीज सर। एक वर्ड आता है माइक्रो गोल्स। माइक्रो गोल्स मतलब बहुत छोटे छोटे गोल्स। बहुत छोटे गोल मतलब 1 दिन का गोल,
एक महीने का गोल, तो उन गोल्स को अगर हम पूरा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपने बताया शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल अपने आप पूरे हो जाएंगे। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लग्जरी गाड़ी आएगी, लेकिन उससे पहले हम लोग छोटी गाड़ी का ड्रीम लें, ऐसी गाड़ी लें जिसको फील्ड में दौड़ा सकें, तो वो दौड़ेगी तो फिर बड़ी गाड़ी अपने आप आ जाएगी। आपके पास में बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है देवेंद्र सर। थैंक यू सर। और आप ऑलरेडी अपने चैनल के माध्यम से तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज आप इस प्लेटफॉर्म पे आके आपने एक अलग तरीके की सेवा की, और हमारा प्रयास यही है सर, इसको जब हमने स्टार्ट किया चैनल को, तो ये सोच के किया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो दिग्गज लोग हैं वो आप अपनी कंपनी में तो लोगों को अपना ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री के दूसरी कंपनियों के पास वो ज्ञान नहीं आ रहा है। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि सभी लर्नर्स यहाँ पे आए और सबसे सीखें। ये नहीं सोचे कि कौन किस कंपनी में काम कर रहा है, उसके प्रोडक्ट क्या है, उसका प्लान क्या है, उसका पे आउट क्या है, बस सीखने पे फोकस करें। और आपने बहुत सारी नॉलेज हमें दी। सो दिल की गहराई से सभी व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमारे इस छोटे से परिवार की तरफ से ये एक छोटा सा उपहार आपके लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ये थे देवेंद्र शर्मा जी। अगर आपने देवेंद्र शर्मा जी के चैनल को अगर अब तक नहीं देखा है, सब्सक्राइब नहीं करना, तो जरूर करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग लिंक डालेंगे, उसके माध्यम से भी आप देवेंद्र शर्मा जी के चैनल्स पे जाके उनकी प्रैक्टिकल एजुकेशन वहाँ पे आप ले सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत आपके सामने उपस्थित होगी। कौन होंगे ये जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।